नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टोकन्स कि सी में टोकन्स क्या होते हैं और क्यों यूज में लिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज में हम टोकन्स की सबसे फर्स्ट डेफिनेशन देखने वाले हैं कि टोकन्स क्या होते हैं। तो देखिए कि सी लैंग्वेज में जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हर लाइन में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और हर स्टेटमेंट्स में कुछ वर्ड्स होते हैं। हर वर्ड का कुछ अपना अलग मतलब होता है। आसान शब्दों में कहें तो हम प्रोग्राम को कई छोटी छोटी इकाइयों में बांट कर लिखते हैं। इनमें से सबसे छोटी इकाई टोकन्स कहलाती है। मतलब हम सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम को कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में विभाजित करके उसके बाद में प्रोग्राम्स को लिखते हैं और जो विभाजित इकाइयाँ होती हैं वही टोकन्स होती हैं सी में। देखने वाले हैं कि टोकन्स के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो दे हैं। टोकन सी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस कई सारे वर्ड से मिलकर बना होता है और हर वर्ड का कुछ अपना अलग ही मीन्स होता है। तो जिस तरह हम किसी वर्ड के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक उसी तरह सी लैंग्वेज में भी हम बिना टोकन्स के कोई भी प्रोग्राम है वो नहीं बना सकते। मतलब जैसे हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम वर्ड्स के बिना कोई भी सेंटेंस है वो नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार सी लैंग्वेज में भी है। हम जब प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग करते हैं तो टोकन्स के बिना हम प्रोग्राम या कोडिंग नहीं कर सकते सी लैंग्वेज के अंदर। टोकन्स की सी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि प्रोग्राम को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। मतलब टोकन्स सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं। अब होता है टोकन्स के प्रकार, टाइप ऑफ टोकन्स। तो सी में 6 टाइप के टोकन्स होते हैं आपके। फर्स्ट कीवर्ड होता है, सेकंड आइडेंटिफायर्स होते हैं, थर्ड कॉन्स्टेंट्स, 4 स्ट्रिंग्स, 5 स्पेशल सिंबल एंड 6 ऑपरेटर्स। तो ये 6 टाइप होते हैं आपके जो टोकन्स के, उसके बिना आप प्रोग्राम को नहीं बना सकते। अब फर्स्ट है इसका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स देखते हैं हम कि सी में कीवर्ड्स है वो क्या होते हैं, क्यों यूज़ में लिए जाते हैं। सी लैंग्वेज में जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम की हर लाइन में कुछ वर्ड होता है और हर वर्ड का कुछ मतलब होता है। तो ऐसे वर्ड्स जो पहले से डिफाइंड होते हैं उसे कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स या प्री डिफाइंड वर्ड भी कहा जाता है। मतलब जो वर्ड पहले से डिफाइन किए होते हैं प्रोग्राम में उन्हें कीवर्ड या रिजर्व वर्ड कहा जाता है, जो कंपाइलर में पहले से डिफाइन किए होते हैं और हर का अपना कुछ अलग ही मीन्स होता है। नेक्स्ट है, इनका अपना एक अलग ही मीन्स या विशेषता होती है। चूंकि कीवर्ड प्री डिफाइंड या रिजर्व होते हैं इसलिए इसका उपयोग किसी भी वेरिएबल के नाम में नहीं किया जा सकता। मतलब ये प्री डिफाइन होते हैं, हम इनको वेरिएबल्स के नाम में यूज़ नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम किसी भी कीवर्ड्स का यूज़ वेरिएबल के नाम के रूप में करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस कीवर्ड के मीनिंग को बदल रहे हैं, जो कि सी लैंग्वेज है अलाउड नहीं करती, क्योंकि हम किसी भी कीवर्ड के नेम को चेंज नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में। हर कीवर्ड्स का अपना अलग एक निश्चित अर्थ होता है, इसका एक अर्थ बदला नहीं जा सकता है। सभी कीवर्ड्स का अर्थ कंपाइलर को पहले से पता होता है, इसलिए कंपाइलर को अलग से कीवर्ड का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इसमें जो कंपाइलर होता है उसको फर्स्ट पहले ही पता होता है कि कौन सा कीवर्ड है कौन से के लिए यूज़ होगा। जैसे प्रिंट एफ है वो किसी भी सिंटेक्स को प्रिंट करवाने के लिए, स्कैन एफ है वो किसी भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। मतलब कंपाइलर को पहले इसका पता होता है। अब सी लैंग्वेज में कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि नीचे डिफाइन किए गए हैं। ये आपके कीवर्ड्स हैं 32 जो हम सी लैंग्वेज में नॉर्मली यूज़ में लेते हैं। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है वो आता है आइडेंटिफायर्स का, कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। देखिए, आप अपनी डेली लाइफ में कई चीज़ें देखी होंगी, कार, मोबाइल, घर, अपने दोस्त और उनका नाम, इन सभी को आप एक अलग अलग नाम से जानते होंगे। एक बार ज़रा सोचिए, अगर उनका नाम नहीं हो तो आप उनके बारे में कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे। यदि आपको उनका नाम ही पता नहीं होगा, कोई भी थिंग्स का यदि स्पेसिफिक नाम नहीं होगा तो हम उसको
किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो ऐसे में उसका नाम होना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स, मतलब उनको एक विशेष प्रकार की आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफायर के द्वारा हम सभी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर आदि को नाम देने के लिए आइडेंटिफायर का ही यूज किया जाता है। मतलब हम सी लैंग्वेज में एरे, फंक्शन और स्ट्रक्चर को नाम देने के लिए आइडेंटिफायर का ही यूज करते हैं, जिससे हमें यह पता लगता है कि ये आइडेंटिफायर फंक्शन है या एरे है या वेरिएबल है या स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि आइडेंटिफायर का एक यूजर डिफाइन होता है, मतलब इसको यूजर क्रिएट करता है। यूजर डिफाइन का मतलब है उपयोगकर्ता या यूजर निर्धारित करता है। जैसे वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर आदि, इनको क्या करता है, यूजर ही क्रिएट करता है जब अपना वर्क कर रहा होता है तभी। इनके नाम में सिर्फ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर और अंडरस्कोर और नंबर्स होते हैं, मगर दो आइडेंटिफायर्स का नाम एक जैसा नहीं हो सकता। साथ ही कीवर्ड्स का उपयोग हम आइडेंटिफायर्स के रूप में नहीं कर सकते। मतलब हम आइडेंटिफायर्स का जैसे ही हम यूज करते हैं तो वो एक प्रकार का कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कीवर्ड्स होगा तो वो आइडेंटिफायर के रूप में वर्क नहीं करेगा। अब इसके कुछ नियम्स होते हैं कि आइडेंटिफायर को किस तरह मेड किया जाता है, बनाया जाता है। आइडेंटिफायर का पहला अक्षर अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर होगा। नेक्स्ट है, इसमें अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर और नंबर्स का ही यूज किया जा सकता है। मतलब इसमें अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर और नंबर्स का यूज करके ही हम इसको बना सकते हैं। आइडेंटिफायर के नाम में वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब इनके बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस नहीं होना चाहिए। किसी कीवर्ड्स का उपयोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता। हमने अभी अभी पढ़ा है कि कोई भी कीवर्ड्स को हम इसमें यूज में नहीं ले सकते। आइडेंटिफायर की लंबाई 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो सी लैंग्वेज उसको सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, आप जो आइडेंटिफायर बनाने वह एक मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उसका कुछ मीन्स होना चाहिए। आइडेंटिफायर का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। तो ये होते हैं आइडेंटिफायर के डिक्लेयर के रूल्स। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइप, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप में देखते हैं, स्ट्रिंग टाइप कैरेक्टर्स का एक एरे होता है जो कि नल कैरेक्टर के साथ में ख़त्म होता है। नल कैरेक्टर यह बताता है कि स्ट्रिंग खत्म हो गया। मतलब यदि आपका नल कैरेक्टर आ जाए लास्ट में तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग है वो एंड हो गया। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, मतलब ये जो कोटेशन होता है इसके अंदर स्ट्रिंग को हमेशा लिखा जाएगा। स्ट्रिंग की साइज उसमें उपस्थित कैरेक्टर्स की संख्या पर निर्भर करती है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स है हमें डिफाइन करके बताया गया, जैसे कैरेक्टर स्ट्रिंग 20। अब इसमें मतलब इसकी लेंथ 20 होगी। अब इसमें इसको 20 कैरेक्टर्स के इक्वल है वो रखा गया है। मतलब इसमें मल्टी मास्टर प्रोग्रामिंग है जो आपका नाम, उसमें 20 कैरेक्टर हैं। और कैरेक्टर स्ट्रिंग, यदि केवल कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखेगा तो इसमें आप कोई भी कितना भी आप यूज करना चाह सकते हैं, वो चाहते हैं। अब आपका ऑपरेटर्स आता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखिए मैथ्स में आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2+4, इसमें 2 और 4 ऑपरेंड्स डेटा कहलाते हैं और प्लस को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर बेसिकली कुछ ऑपरेशन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मतलब ये कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड वगैरह। ये जो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं उनको अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है, या अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करता है। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। और जो ऑपरेशन ऑपरेटर परफॉर्म करता है उसके लिए ऑपरेटर कुछ डेटा ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। बिना ऑपरेंड्स के ऑपरेटर अपना कोई भी काम है वो नहीं कर सकता। मतलब हमें ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है, उसके बिना हम कोई भी ऑपरेटर है वो काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि सी लैंग्वेज में भी ऑपरेटर कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी सहायता से हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर जितने ऑपरेंड्स पर कार्य करता है उसकी संख्या के आधार पर ऑपरेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला यूनरी होता है और दूसरा होता है बाइनरी। यूनरी कौन से होते हैं, देखिए ऐसे ऑपरेटर्स जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। मतलब उसमें केवल एक ही ऑपरेंड्स होगा।
ठीक है, उसे यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। उदाहरण के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस होता है और डिक्रीमेंट माइनस माइनस। ये साइज ऑफ ऑपरेटर भी हो सकते हैं, आदि क्या होते हैं, इनके यूनरी ऑपरेटर्स है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बाइनरी, मतलब इसमें एक से ज़्यादा होंगे ऐसे ऑपरेटर जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं हम, बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर्स के इसमें टाइप्स भी होते हैं, कितने होते हैं, तो ये देखिए इसमें अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, असाइनमेंट है, कंडीशनल है और बिटवाइज है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, आप वीडियो वॉच करके ज़रूर देखिएगा। इसमें अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारा कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होते हैं, देखिए कांस्टेंट नाम से स्पष्ट होता है कि जो वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती हैं, वे कांस्टेंट वे होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, यानी अनचेंजेबल वैल्यूज होती हैं। एक बार वैल्यू को डिक्लेरेशन करने के बाद आप कोई भी इनमें बदलाव है वो नहीं कर सकते। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, हम उनको लिटरल्स भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, हम इनको दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, यूजिंग कांस्टेंट कीवर्ड और हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के द्वारा भी हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आता है कांस्टेंट के टाइप्स, की टाइप कौन कौन से होते हैं कांस्टेंट के, देखिए फर्स्ट टाइप है इंटीजर। इंटीजर में मतलब इंटीजर वैल्यू सपोर्ट करेगा, जैसे इसने इंटीजर वैल्यू सपोर्ट कर रखी है। फ्लोटिंग पॉइंट, पॉइंट मतलब दशमलव संख्याएं, तो इसमें दशमलव संख्याएं हैं वो इंक्लूड होंगी। ऑक्टल, ऑक्टल कौन कौन सी होती हैं, ऑक्टल्स होती हैं जो सैकड़ा, हिंदी में होता है सैकड़ा, ठीक है, जो 100 वाली संख्याएं होती हैं वो होंगी सभी ऑक्टल्स संख्याएं। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कौन सी होती है, देखिए इसमें जो हेक्साडेसिमल संख्याएं होती है उनके द्वारा इनको डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है करेक्टर। करेक्टर में आते हैं ए टू जेड, ए टू जेड में जो करेक्टर्स के द्वारा यूज करके बनाए जाते हैं कॉन्स्टेंट वो होते हैं करेक्टर। अब नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आते हैं जो आपका ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होते हैं, जो नेम होते हैं कोई भी स्पेशल नेम उनके द्वारा बनाए जाते हैं, वो सभी होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, देखिए सी लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स का उपयोग किया जाता है जिनका अपना एक विशेष अर्थ होता है तथा जिनकी किसी भी दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता, मतलब इनका अपना एक फिक्स अर्थ होता है जिनका हम दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते। निम्नलिखित स्पेशल सिंबल सी लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है जिनका आप एक विशेष अर्थ होता है जिसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसमें हमें डिफाइन किया गया है ब्रैकेट्स। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स का उपयोग एरे एलिमेंट्स को रेफरेंस करने के लिए किया जाता है। सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरे को इंडिकेट करता है, मतलब हम जब एरे का प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उस समय हम इसी ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस क्या होता है, इसका उपयोग सी लैंग्वेज में फंक्शन को कॉल और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, मतलब जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में तो पेरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप का कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, देखिए कर्ली ब्रेसेस का उपयोग कोड को स्टार्ट और एंडिंग करने के लिए किया जाता है। कर्ली ब्रेसेस कंपाइलर को बताता है कि कोड कहाँ से शुरू करना और कहाँ ख़त्म होगा। जैसे ही हम मेन फंक्शन लिखते हैं उसके बाद में हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, मतलब फंक्शन को स्टार्ट करने से और फंक्शन को एंडिंग करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा आपका कोमा। कोमा क्यों यूज किया जाता है, देखिए कोमा का उपयोग एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है। यदि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स दे रहे हैं तो हम उनको कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। फंक्शन कॉल में पैरामीटर को पृथक करने के लिए प्रिंट द्वारा किसी एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते समय वेरिएबल को पृथक करने के लिए आदि कामों में हम कोमा ऑपरेटर का यूज में लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों यूज करते हैं, देखिए सेमीकोलन का उपयोग किसी भी स्टेटमेंट में समाप्त हो जाने पर किया जाता है। सेमीकोलन कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्राम का वो स्टेटमेंट समाप्त हो गया। जैसे हम प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं तो उसके बाद में हम सेमीकोलन लगाते हैं, स्कैनफ लिखने के बाद हम स्कैनफ सेमीकोलन लगाते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कंप्लीट होने के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, मतलब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन
एंड हो चुका है। और इसमें printf और scanf फंक्शन की एंडिंग के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है देखिए, इसका यूज़ हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। मतलब हम यदि सी लैंग्वेज में कोई भी वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, प्रोग्राम में डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, वो होता है इक्वल। नेक्स्ट आपका प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है, इसको हैश के द्वारा डिफाइन किया जाता है। देखिए कि इसका यूज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यूज के लिए किया जाता है। ये सिंबल प्री प्रोसेसर को बताता है कि प्रोग्राम किस लाइन में हेडर फाइल का उपयोग किया जाना है। मतलब जैसे हम इसमें लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h, तो ये इसको डिक्लेयर करता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के लिए ये क्या करता है, इसको बताता है कि प्रोग्राम में हेडर फाइल है वो कौन सी यूज़ में लिया जाएगा। तो इसमें हम studio.h लेते हैं, और कोई अन्य फाइल जैसे conio.h है वो भी लेते हैं, mesh.h है वो भी लेते हैं। तो ये हेडर फाइल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है प्री प्रोसेसर। तो आज की वीडियो के लिए यही था, सी में टोकन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।